बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के साथ फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया है। वो शख्स जो 9 मई के हवाले से फ़ाल्स फ्लैग की गर्दान किया करता था, ख़ुद उसके साथ ये काम हो गया है। और ऐसा काम हुआ है कि मेरा ख्याल है इमरान खान को इसका ज़हनी शॉक लगा होगा। इसके साथ ही जुड़ा हुआ मामला ये है कि बैक डोर राब्तों की हकीकत भी इमरान खान ने खोल दी है। और फिर ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो एक झगड़ा सा चल रहा है, उस पर बहुत बात हो रही है कि क्या ये निज़ाम के लपेटे जाने का इशारा है, इनके पीछे कौन है जिसने ख्वाजा आसिफ को तकरीर पर उकसाया और उन्होंने निज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए, और कौन है जो हनीफ अब्बासी के पीछे है जिसने ख्वाजा आसिफ पर कुछ ज़्यादा ही सख्त वार कर दिए। इस पर थोड़ी सी बात होगी। और फिर एक दिलचस्प वाक़या आपने सुना होगा कि एक सहाफ़ी तैयब बलोच ने अलीमा ख़ान से उनकी जायदादों के बारे में पूछा, तो मौसूफ़ा ने जवाब देने से इनकार कर दिया और अब बात किसी और पर टाल दी। ये कहा कि मेरी जायदादें अगर वहाँ हैं तो शहबाज शरीफ ने और मरियम ने अभी तक मुझ पर मुकदमा क्यों नहीं बनाया। इसका जवाब तो मेरे पास है, लेकिन ये तैयब बलोच ने उस राज को सरेआम कर दिया और गोया के एक तरह से बिलवास्ता तरीके से अलीमा ख़ान के मुंह से एतराफ़ करवा लिया कि हाँ, उसने चंदे की रकम से ये जायदादें बनाई हैं। तो इसके अलावा बलूचिस्तान और केपी में सूरत हाल पहले से ज़्यादा अबतर है। चंद महीने पहले तक ये तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत के इक़दाम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर सूरत हाल ने यकायक पलटा खाया और अब मामलात हुकूमत के गिरफ्त से निकलते जा रहे हैं। और हुकूमत का जो गैर संजीदा रवैया है, उससे लगता है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। कल जो कोयटा में बहुत खौफनाक बम धमाका हुआ जिसमें 15 शहरी शहीद हुए, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत ने अख्तर मेंगल पर डाल दी है कि अख्तर मेंगल जुलूस ना निकालता तो ये धमाका ना होता। तो अब तक जितने धमाके हुए हैं, क्या वो अख्तर मेंगल के जुलूस निकालने पर हुए हैं? अख्तर मेंगल बहुत बुरा आदमी होगा, लेकिन हुकूमत का जो ये रवैया है ज़िम्मेदारी से बचने का, उससे लगता है कि इनका इरादा बलूचिस्तान में अमन कायम करने का नहीं है। तो खैर, शुरू करते हैं। ये जो इमरान खान का मसला है, ये उसके साथ फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है। फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन फ़ौजी टर्म है और ये आमतौर पर फ़ौजें या मुल्की सतह पर जब जंग के हालात हों तो इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन फ़ाल्स फ्लैग का जो फ़न है, ये सिविलियंस को भी आता है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह जराइम पेशा मर्द होते हैं, वो तो ठगी करते हैं, जेबें काट लेते हैं या नशा मिली हुई चीज़ें खिलाकर आदमी को लूट लेते हैं। लेकिन उनकी जो साथी जराइम पेशा औरतें हैं, वो एक ख़ास किस्म का फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपना मकसद हासिल करती हैं। वो क्या करती हैं, किसी से पैसे मांगे, उसने नहीं दिए तो वहीं खड़े खड़े अपने कपड़े फाड़ कर गुल मचाना शुरू कर देती हैं कि इस आदमी ने मुझ पर हमला किया और ये देखो, इसने मुझ पर मेरे कपड़े फाड़ दिए। इमरान खान के साथ जो हुआ, वो फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है, उस पर पूरा सही तो नहीं उतरता, लेकिन मामला मिलता जुलता है। एक संगीन किस्म का प्रैंक भी आप इसको कह सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ये देखें कि पिछले चंद दिनों में पीटीआई ने पहले क्या गुलगपाड़ा मचाया और उसके बाद गुलगपाड़े का यू टर्न लिया। तो इसके पीछे राज क्या था? ये वो राज यही था जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ और जिसकी मैं तफसील बताऊँगा। पहले इन्होंने कई दिन ये हंगामा मचाए रखा कि जेल में इमरान खान की हालत बिगड़ रही है, उसकी हालत तशवीशनाक है, उसको कई बीमारियां लाहक हो गई है, वो मर जाएगा। ये उनके थंबनेल मौजूद हैं इनके सोशल मीडिया पर, इनके यूट्यूब्स पर, इनके जो अनगिनत किस्म के इनके ट्वीट हैं जो ट्वीट करते हैं। और इस तरह की बातें उन्होंने की कि बस इमरान खान तो आज या कल में मरने वाला है और इसकी हालत बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा संगीन बीमारियाँ हैं, पता नहीं क्या बीमारियां इमरान खान में इन्होंने डाल दी। और इससे ज़ाहिर है तशवीश फैली। जो इमरान खान के हामी हैं वो परेशान हो गए और जो हामी नहीं हैं वो भी इसको संगीन मामला समझने लगे कि पता नहीं कितनी संगीन हालत हो गई है इमरान खान की जेल के अंदर, कौन सी बीमारियां उसे हो गई हैं। ये कई दिन, ये गालिबन 3 दिन तक इन्होंने ये हंगामा मचाया और फिर कल इन्होंने यू टर्न लिया पीटीआई की सारी सोशल मीडिया टीम ने। और
ये सोशल मीडिया टीम का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पीटीआई का सोशल मीडिया टीम के अलावा कोई वजूद नहीं, कोई नाम नहीं। जो सोशल मीडिया है वही पीटीआई है। यू टर्न लिया और फिर एकदम से कहा कि इमरान खान तो हशाश पशाश है, अच्छे भले हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको, खामखा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और अलीमा खान ने भी आकर ये बयान दिया प्रेस के सामने, इमरान खान को कोई बीमारी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि ये हुआ क्या है। यानी वही लोग जो पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान तो मरने वाला है, वो तो पागल हो गया है या पागल होने वाला है, उसके दिमाग में ये मसला हो गया, पता नहीं कौन कौन सी बातें उन्होंने की हैं। और उसके बाद एकदम अब ये सब लोग बाजमात ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत को कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी अच्छी सेहत है। हशाश बशाश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हशाश बशाश कह रहे हैं कि बहुत फिट है और उसके तो कोई बीमारी की अलामत तक नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसर बता दूं कि बीमारी तो उसको है लेकिन कोई परेशान कुन उस तरह की नहीं है, सवाए वो जो खुद से बातें करता है। ये मेरी नज़र में एक परेशान कुन अलामत है किसी संगीन जहनी बीमारी की, मेरे नज़दीक। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ये रूटीन में हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो बीमारियां हैं जो मामूली हैं वो है, एक तो चक्कर आने की बीमारी। वो तो बेशुमार लोगों को जो 60-65 साल से ऊपर के हो जाते हैं, अगर वो प्रॉपर केयर ना करें तो उनको चक्कर आते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाए तो वो कहते हैं कोई इशू ही नहीं है, ये गोली होती है सरक SCR के, ये खाएँ ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाती है। दूसरी बीमारी वो कानों की है, कानों में आवाज़ें आती हैं। मैंने मजाकन कहा था कि आवाज़ें सचमुच आती हैं, वो दरअसल मुवक्किल हैं जो अब बेरोज़गार हो गए हैं, बुशरा बीबी के, वो पैसे मांगते हैं। और ये चक्कर आना और ये कानों में आवाज़ें आना, ये दोनों एक ही बीमारी के दो रूप हैं। और दूसरी बीमारी उनको दांतों की इन्फेक्शन है, वो बड़ी पुरानी बीमारी है और ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं है जिससे ज़िंदगी ख़तरे में पड़े। बेशुमार लोगों को दांत की तकलीफ़ होती है और दांत की तकलीफ़ के कई शक्लें हैं, और बेशक वो बड़ी अज़ियतनाक होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। जब दांत में दर्द होती है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पर जब दाढ़ों में दर्द हो जाए, वो कनपटी तक जाती है। बेशुमार अक्सरियत लोगों को इसका तजर्बा है जो 40 साल से ऊपर के हैं, उसके बाद से दांत दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोई तशवीशनाक बीमारी नहीं है, ये सारी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि इमरान खान को किसी ज़रिए ने, और ये ज़रिया रियासत का नहीं था और ना ही हुकूमत का था, किसी ज़रिए ने इमरान खान के मुलाकाती वकीलों के ज़रिए जो भी उनसे मुलाकात करते हैं इमरान खान तक ये बात पहुंचाई कि जनाब हमें बाखबर बड़े मुस्तनद बड़े ठोस ज़राए से ये मालूम हुआ है, बल्कि तासुर ये दिया गया कि जैसे उनको ये बात पहुंचाई गई है कि इमरान खान को बीमारी के उन्वान से इलाज के बहाने किसी दूसरे मुल्क भेजा जा सकता है, और बरतानिया भी भेजा जा सकता है, अमेरिका भी भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक फ़ज़ा बनानी पड़ेगी। ये खान साहब से कहा गया कि फ़ज़ा बनानी पड़ेगी। ये फ़ज़ा बन जाएगी तो आपको बाहर भिजवा देंगे, बाहर भिजवा कर फिर देखेंगे क्या करना है, क्या शर्तें हैं हुकूमत की, क्या शर्तें मनवाती है हुकूमत। को शर्तें लगाएगी, आप वो मान लीजिएगा, फिर बाद में तोड़ भी दीजिएगा। कुछ तरह की बातें उन्होंने की होंगी जिसकी तफसील का नहीं पता, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो उनका पता चल गया। तो खान साहब ने फिर ओके किया और कहा कि ठीक है, माहौल बनाओ, फ़ज़ा बनाओ। चुनाचे उसके बाद एक शोर मच गया, अचानक शोर, जैसे किसी ने ना स्विच दबा दिया हो, किसी साउंड सिस्टम का अचानक बटन दबा और वो साउंड सिस्टम के सारे जो ढोल ताशे होते हैं सब के सब बजने लगे और शोर मच गया कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, जान ख़तरे में, बस मारा गया। उसके बाद फिर ये ख़बरें चलाई गईं, टीवी चैनल से ये ख़बरें चली। अंदाज़ा कि ये इस मुल्क का जर्नलिज़म का हालत ये है कि जो यूट्यूब्स पर लोग बैठते हैं उनको तो हम ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो इनफरादी ताल्लुकात होते हैं, गलत ख़बरें भी आ जाती हैं, सही भी आ जाती हैं, और बाज़ लोग तो जानबूझकर गलत ख़बरें घड़ते हैं और फिर विलाग करते हैं। लेकिन टीवी चैनल्स पर बैठे हुए लोगों के ताल्लुकात ज़्यादा वसी होते हैं, उनके पास ख़बरों की तस्दीक या तरदीद के ज़्यादा ज़राए होते हैं, और उनके पास मुहतात रहने का तकाज़ा भी उनसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि टीवी चैनल पर जो बात चल जाए और जो यूट्यूब पर बात चल जाए उसमें बड़ा फ़र्क है। टीवी चैनल्स पर ये बातें चली कि जनाब खान साहब को
इलाज के लिए 2 किस्म की कहानियाँ सामने आई कि इलाज के लिए बाहर के किसी मुल्क में भिजवाया जा सकता है, और किसी ने बरतानिया का नाम लिया, किसी ने अमेरिका का नाम लिया और किसी ने सऊदी अरब या अमारात का नाम लिया। इन चारों मुल्कों के नाम आए और कुछ ने ये खबर चलाई कि किसी मुल्क में तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। और ना सिर्फ ये कि बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, बल्कि बुशरा बीबी को भी उनके साथ रखा जाएगा ताकि इमरान खान को कोई एमरजेंसी अगर तकलीफ़ हो जाए तो उनके साथ कोई अपना मौजूद हो जो उस मौके पर वो साथ दे सके, जो घर वाले दिया करते हैं। बाकी डॉक्टर वाक्टर तो होंगे ही। ये चीज़ें भी इन्होंने चला दी कि 2 यानी अगर ये खबरें सही हैं तो उनमें से कौन सी सही है, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब जाने वाली या बनी गाला में शिफ्ट करने वाली। और एक साहब ने तो ये खबर भी चला दी कि शायद पेशावर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पेशावर मुंतकिल करने का मतलब तो ये है कि आप रिहा कर रहे हैं इमरान खान को। तो ये सारी कहानियाँ चलाई गई और फिर उन पर तबसरे किए गए, उन पर फिर राय ली गई और उन पर गेस्ट बुलाए गए और उनसे राय ली गई। पूरे टॉक शो भी किए गए। ये अजीब तमाशा एक लगा रहा। और कहानी जब इमरान खान को पता चली कि ऐसी कोई कोशिश हुकूमत, ऐसी कोई चीज़ हुकूमत के सामने नहीं है, ना ही रियासत के सामने है, रियासत का कोई मूड इमरान खान को छोड़ने का है ही नहीं। ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, उनके इल्म में है कि हुकूमत का इमरान खान को किसी भी सूरत, इल्ला ये कि सचमुच कोई उनको खौफनाक बीमारी हो जाए तो वो अस्पताल मुंतकिल कर देंगे, रिहा तब भी नहीं करेंगे। और ये जानने के बावजूद वो प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि रेटिंग आती है प्रोग्राम को, फिर इश्तिहार मिलते हैं, लोग देखते हैं। इस मुल्क में अब सहाफ़त का मेजार ये हो गया है कि जो मर्ज़ी बोलो, प्रोग्राम की रेटिंग आनी चाहिए, इसकी व्यूवरशिप आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मीटर लगे हुए हैं। जो एडवर्टीज़मेंट कंपनी है उनको पता होता है कि कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देखा जा रहा है और फिर उसी हिसाब से उनको इश्तिहार भी मिलते हैं और उसी हिसाब से फिर इश्तिहारात की उजरत भी बढ़ जाती है। तो ये सहाफ़त हो गई है, यानी सहाफ़त जो है वो कारपोरेट तिजारत का एक शुबा बन गई है। सहाफ़त नहीं रही, जर्नलिज़म नहीं रहा। भारत में भी यही हाल है। वहाँ तो झूठ के जो तुमार बांधे जाते हैं। पाकिस्तान बहरहाल भारत से पीछे है, वहाँ ज़्यादा झूठ बोले जाते हैं। जब ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह का बवेला करके हम स्वाय बदनामी के और कुछ नहीं कमाएंगे, क्योंकि इसका सीधा साधा तासुर ये बनता है कि इमरान खान लेट गया है। ये तो 3 साल से 2 साल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि इमरान खान डट के खड़ा हुआ है और एकदम जब ये पता चलेगा कि इमरान खान तो सरेंडर कर गया, ये तो बरतानिया जाने के लिए भी तैयार हो गया, सऊदी अरब जाने के लिए भी तैयार हो गया, तो और ये हमारे साथ एक प्रैंक किया गया। प्रैंक हुकूमत ने नहीं किया, रियासत ने नहीं किया, किसने किया? वो पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने ये प्रैंक किया। अब ये पार्टी की जिम्मेदारी, इमरान खान की जिम्मेदारी है। इसी से जुड़ा हो फिर ये है कि अभी इमरान खान तक ये खबर नहीं पहुंची थी कि ये प्रैंक है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत का कोई इरादा इमरान खान को अस्पताल भेजने का है, ना बनी गाला भेजने का है, ना कहीं बाहर भेजने का है। उससे पहले इमरान खान ने फिर एक ट्वीट किया। गौहर खान उनसे मिले, पार्टी की जो सदर हैं या चेयरमैन किया है वो मिले, और फिर उस मुलाकात में जो बातें गौहर खान ने बाहर आकर की वही फिर इमरान खान के ट्वीट में भी आई। खुलासा उस ट्वीट का ये है। खुलासा बयान करने से पहले आप ज़रा याद कीजिए कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और इनकी पूरी क़यादत और अखबारात में बैठे हुए इनके कालम नवीस और टीवी पर बैठे हुए इनके हमदर्द, गमगुसार और सहूलतकार टीवी एंकर एक बात को बड़े शद्दोमत से और बड़े तसलसल से और बार बार बयान कर रहे थे, और कुछ तो में बड़े बड़े नाम भी शामिल है, जो जिम्मेदारी से कहते थे कि जनाब बैकडोर बात चल रही है, राब्ते हो रहे हैं। और फिर उनकी बैनुसतूर तशरीह जो वो खुद ही करते थे वो ये थी कि हुकूमत की बस हो गई है, हुकूमत की या रियासत की या फ़ौज की बस हो गई है। अब वो इस सूरत हाल से परेशान हैं, छुटकारा चाहते हैं, और वो इमरान खान से कह रहे हैं कि यार तुम बाहर आने की बात करो, हम तुम्हें बाहर निकालते हैं, कोई हमसे बात कर लो, हम तुम्हें रिहा करने के लिए तैयार हैं कुछ शर्तों के साथ। और मैं तो कहता रहा कि ये सब झूठ है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। इमरान खान ने जो ट्वीट किया उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये सारा गुल गोपाड़ा झूठ था,
घड़ा हुआ था और एजेंडे के तहत फैलाया जा रहा था। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने 3 साल कोशिश की है कि मुझसे कोई मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल हो, लेकिन मुज़ाकरात वो नहीं करते। उस तरफ से मुकम्मल मायूस होने के बाद हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि हम असम्बलियों से बाहर आ जाएं। और कायमा कमेटी के जिन अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं मेरे हुक्म पर, मैं उनकी तारीफ़ खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो सरकारी गाड़ियाँ और मुराद भी वापस कर दें। ये सारी बातें इमरान खान के ट्वीट में हैं और यही बातें गौहर खान ने भी कही। यानी एतराफ़ कर लिया कि मुज़ाकरात के लिए मिन्नत, तरला, इल्तिजाएँ, इल्तमासात, प्रार्थनाएँ, घोषणाएँ सब इमरान खान ने की थीं। हुकूमत या रियासत की तरफ से कुछ नहीं हुआ था। इमरान खान का अपना ट्वीट है ना, मैं कोई ज़राए के हवाले से बात नहीं कर रहा। उसने तरदीद कर दी कि उधर से कुछ भी घास नहीं डाली गई, उस तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई बैक डोर, फ्रंट डोर, कोई किसी तरफ से, किसी रास्ते से कोई कुछ भी नहीं राब्ता हुआ। और जो भी कोशिशें होती रही हैं वो मैं करता रहूँ और मैंने 3 साल कोशिशें की हैं और नहीं, जब मायूसी हुई तो फिर मैंने अब वो आखिरी चाराकार इस्तेमाल किया। वो आखिरी चाराकार जो है वो इमरान खान को किस तरह बैडली हिट करेगा वो अलग कहानी है, वो मैं फिर कभी बात करूँगा। लेकिन इस प्रोपेगेंडे से इस प्रोपेगेंडे की ऐसी की तैसी इमरान खान ने एक ट्वीट करके उसको फना कर दिया, उड़ा दिया है। अब पता नहीं, ये मैं सोशल मीडिया को तो छोड़ें, जो टीवी चैनल्स पर बैठे हुए मोतबर किस्म के नाम हैं वो अब क्या करेंगे। मेरा ख्याल है वो कुछ अरसा चुप रहेंगे, कुछ अरसा से मुराद है 15 दिन 20 दिन, उसके बाद फिर वो नई कहानी घड़ेंगे कि पहले तो बस ऐसा ही था। लेकिन अब सचमुच जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की बस हो गई है और उन्होंने ख़ुसूसी एलची भेजा है जिसने रात की तारीकी में जेल की पिछली दीवार तोड़कर इमरान खान से मुलाकात की है और उनसे फिर इल्तिजा की है कि कुछ लोह धो करके हमारी जान छोड़ो और अपनी जान भी छुड़वाओ। वो करेंगे ऐसा। अच्छा, ख्वाजा आसफ़ ने एक इंटरव्यू में कहा, टीवी से बातचीत करते उन्होंने कहा कि निज़ाम ख़राब है, ठीक नहीं चल रहा और करप्शन बहुत ज़ोरों पर है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन पहले कहा था कि मेरी हुकूमत के दौर में कोई करप्शन नहीं हुई। वैसे ये उनका दावा बड़ा दिलचस्प था क्योंकि इस्लामाबाद में तो जब बातें हो रही हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में करप्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत बड़े बड़े किस्से, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, फलाना लोगों को कर्जे, उनको छोड़े। खैर, ख्वाजा आसफ़ ने करप्शन की बात भी की, किसी ठेकेदार का नाम भी लिया और इस पर्चे में गोइयाँ होने लगी कि भाई ख्वाजा साहब ने निज़ाम की ख़राबी का जिक्र किया। इसका मतलब है कि निज़ाम जाने वाला है। यानी पीछे से किसी ने कहा है कि ख्वाजा आसफ़ से, पिछले अदबार में ये होता रहा है कि निज़ाम पर हिट की जाती थी और उसके बाद फिर फ़ज़ा बनाई जाती थी और फिर कू हो जाता था। अब तो जिन्होंने कू करना है वो तो ख़ुद हुकूमत कर रहे हैं, अब क्या कू होगा। तो अगले दिन फिर वो हनीफ अब्बासी साहब ने एक तकरीर फरमा दी पार्लियामेंट में और कहा कि उन्होंने ख्वाजा साहब को हिट किया नाम लिए बग़ैर कि आप हुकूमत में हैं, वज़ीर हैं और इस तरह की बातें करते हैं। और फिर एक नामुनासिब बात उन्होंने की कि खुदा करे कि वो वीडियो ना आए। मतलब ये था कि ख्वाजा साहब की भी कोई वीडियो है गैर अखलाक़ी किस्म की, ये उन्होंने हवा में तीर मारा लेकिन बात गलत थी। ऐसी कोई वीडियो ख्वाजा साहब की नहीं हो सकती। मैं ख्याल ज़ाहिर कर रहा हूँ। अब इस पर फिर ये तबसरे शुरू हो गए कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको भी हुकूमत ने लांच किया है। वो ख्वाजा आसफ़ तो किसी और जगह से बोल रहे थे, ये हुकूमत की तरफ से बोल रहे हैं। गोया कि एक पेज फिर फट रहा है और निज़ाम जाने वाला है। बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब की हनीफ अब्बासी साहब की लड़ाई पहले से है। कोई एक वाक़या हुआ था जिसमें तलख़ी हुई थी, कुछ इस तरह की बातें थी, तो हनीफ अब्बासी साहब ने बदला ले लिया अपना। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बड़ी क्लियर है कि ख्वाजा साहब और हनीफ अब्बासी साहब दोनों अलग अलग कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं। ख्वाजा साहब का ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ के कैंप से है और हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ के कैंप से, और शहबाज शरीफ उन पर बड़ा एतमाद करते हैं। वो बातें भी उनसे कर जाते हैं जो किसी और से नहीं करते। आपको याद होगा
कि जब नवाज़ शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो एक तहरीक चलाई थी और रोड मार्च किया था जीटी रोड पर, और उस पर कौम ने उन्हें हीरो बना लिया था, बल्कि सुपर हीरो बना लिया था। खैर अब तो वो बात पुरानी हो गई, अब तो नवाज़ शरीफ की सियासी पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो गई, वोट बैंक भी कमज़ोर हो गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने रोड मार्च शुरू किया तो ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है कि शहबाज शरीफ ने मुखालिफत की थी कि आप रोड मार्च ना करें, क्योंकि शहबाज शरीफ के ताल्लुकात थे जनरल बाजवा से, रहील शरीफ से भी उनके ताल्लुकात थे, जनरल बाजवा से भी उनके ताल्लुकात थे, और उनकी गुड बुक में थे, वो परवेज़ मुशर्रफ की गुड बुक में भी थे। तो वो नहीं चाहते थे कि नवाज़ शरीफ फ़ौज की परेशानी का बायस बने, और सूरत हाल को वो चाहते थे कि कबूल कर लें। बल्कि जब लाहौर में इनका रोड मार्च पहुंचा नवाज़ शरीफ का, तो बहुत बड़ा जलसा हुआ दाता दरबार पर। उसमें शहबाज शरीफ एक तकरीर की, और ख़्याल था कि शहबाज शरीफ, इस ख़्याल क्या था, कुदरती तौर पर उनको इस हवाले से कोई बात करनी चाहिए थी कि नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, गलत हुआ है। उन्होंने 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त की ये तकरीर की, और उस तकरीर में वो अपने कारनामे बयान करते रहे। नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनका तख्ता उल्टा गया, जिस तरह जजों को इस्तेमाल किया गया, उस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो खैर मुबैना तौर पर उस ज़माने में ये ख़बर बहुत मशहूर हुई थी, बहुत मशहूर हुई थी। मुबैना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, मैंने उस दौर की जो ख़बरें पढ़ी, जो सहाफ़ियों ने बताया, जो इस्लामाबाद में इन वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी की ड्यूटी लगाई कि नवाज़ शरीफ साहब के बड़े भाई के इस काफ़िले में पिंडी इस्लामाबाद से कोई जुलूस नहीं, कोई बंदा नहीं जाना चाहिए। और फिर मुबैना तौर पर ही मैं कहूँगा कि हनीफ अब्बासी साहब सरगर्म रहे, और अमरे वाक़या ये है कि जब इनका जुलूस पिंडी से चला है तो बहुत कम लोग थे उसमें। मुस्लिम लीग की कारकुनों को कहा यही जाता है कि रोक दिया गया था कि आपने नवाज़ शरीफ साहब के काफ़िले में नहीं जाना, ये पार्टी पॉलिसी है, कोई इस तरह की बात हुई। तो ये उस दौर से तकसीम है कैंपों की। और ख्वाजा आसिफ साहब आजकल जो कुछ कह रहे हैं उनमें कई बातें ऐसी हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। यानी वो हुकूमत को हिट करते हैं और हुकूमत में रहते हुए हिट करते हैं, ये बात नाकाबिल फ़हम है। और हनीफ अब्बासी साहब ने जिस तरह बहुत आगे जाकर उन पर हमला किया है वो भी एक तअज्जुब खेज़ मामला है। लेकिन इसका किसी गेम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो ज़ाहिर किया जा रहा है ना कि बिग गेम शुरू हो गई, जो हमेशा शुरू होती है और इसके बाद हुकूमतों का तख्ता उलट दिया जाता है। अच्छा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि अलीमा ख़ान ने शौकत खानम का चंदा इमरान खान की मर्ज़ी से बल्कि उसके हुक्म से चोरी करके अमेरिका में जायदादें बनाई। ये बात बिलवास्ता तरीके से आती रहती है, सबको पता है। तैयब बलोच एक बड़े बोल्ड किस्म के जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने जब हलीमा बीबी टॉक कर रही थी अखबार नवीसों से, तो उन्होंने एक सवाल दाग दिया, गोला फट गया। कहा कि ये जो आपने चंदे की रकम से जायदादें बनाई है कहा जाता है, तो वो आपने बेच दिए। कोई इस किस्म का सवाल था जो ठक से इन पर पड़ा, और वहाँ पीटीआई के जो लोग थे उनमें खलबली मच गई। किसी ने कहा कि ये शराब पर बात करो, किसी ने कहा कि इस हवाले से कोई बात ना करो, किसी ने कहा कि ये पता नहीं कारंदा है, और किसी ने कहा कि हम तो इसे जानते नहीं, किसी ने कहा इसे भेजा गया है, किसी ने कहा कि एक शोर बच गया कि फीड किया गया है। लेकिन वो तैयब बलोच डटे रहे अपने सवाल पर, और अलीमा खानम से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। ये कहकर उन्होंने बात को टालने की कोशिश की कि अगर ऐसा है, ये नहीं कहा कि अगर ऐसा है, बल्कि ये कहा कि ये फिर मरीम ने और शहबाज शरीफ ने मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों नहीं चलाया। तो इसका जवाब ये है कि आप पर कौन सा मुकदमा चलना है, इमरान खान पर कौन सा मुकदमा चलना है, इसका फ़ैसला हुकूमत नहीं कर सकती, इसका फ़ैसला कोई और करता है। और अब तक जो फ़ैसले हुए हैं इनमें से कोई एक फ़ैसला भी हुकूमत का नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सब दुनिया को पता है। तो उनके नज़दीक क्या प्रायोरिटी है, हो सकता है किसी दिन वो दिन भी आ जाए, वो वक्त भी आ जाए कि अलीमा ख़ान को इस चंदा चोरी के जुर्म में किसी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है कि जिस तरह 15 अफराद मारे गए, ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, मामला नाजुक है। असल में मसले को हल करने के लिए संजीदा कोशिशें होती हुए हमें नज़र नहीं आ रही।
अगर संजीदा है, हुकूमत में कोई संजीदगी है, तो वो बलूचिस्तान की पार्टियों से बात करे, बाप पार्टी को माइनस करके, क्योंकि बाप पार्टी मसले का हल नहीं है बल्कि मसले का हिस्सा है। ये लूट मार करने वालों की एक तंजीम है जो पीपल्स पार्टी के नाम से बलूचिस्तान में हुकूमत कर रही है, लेकिन है तो ये बाप पार्टी। और इन्होंने जो खरबों कमाए हैं वो लोगों को पता है, कितनी दौलत लूटी है इनके लोगों ने। वो सादक संजरानी को देखिए, जब आया था तो करोड़पति था, जब गया तो खरबपति है, ये लोग कहते हैं। और बलूचिस्तान की पार्टियां कौन सी हैं? कौम परस्त पार्टी हैं, चाहे उनकी सीटें 1 हैं या 2 हैं, लेकिन ये जहन में रहे कि बलूचिस्तान के हर हलके में हर बलोच कौम परस्त पार्टी का वोट बैंक है। उनको पाकिस्तान की फेवर में इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी पार्टी जो हैं, JUI है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग भी शायद बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने खुदरे में मौजूद होगी। इन सब पार्टियों को वहाँ के मीडिया के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको जो दानश्वर हैं, उनको मुलव्वस करके एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि कम से कम दहशतगर्दों को, जिनको भारत की राह फंडिंग कर रही है, और भारत सिर्फ फंडिंग नहीं कर रही बल्कि हथियार भी भारत दे रहा है, और भारत के कैंपों में राह इनकी फ़ौजी ट्रेनिंग भी दे रही है, सबको पता है इस बात का। कम से कम बलूचिस्तान के अवाम से इन दहशतगर्दों को मदद मिलना बंद हो जाए। हुकूमत ये करना चाहती है तो करे, अगर वो नहीं करती तो उसका मतलब ये है कि उसके मफाद में है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब रहें। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।